अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज तो आपने मास्टर शॉट में देख लिया कि वी नॉट अलोन। यस, ये बड़ी एक कुछ हम चीज़ें सीक्रेट रखना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो ये कैमरा है सब कुछ पकड़ लेता है। सो यस, वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियो राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द शो। क्या हाल है आपका अब्दुल? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बिल्कुल ठीक भाई, ठाक। लाहौर वालों का तो हाल बड़ा अच्छा है। क्या मौसम है आप लोगों खैबर का? पख्तूनख्वा में जबरदस्त किस्म की लोग कह रहे हैं मई में हैं। पंखे बंद हो गए हैं, खेस निकल आए हैं, हल्की हल्की सी चादरें उड़ना पड़ रही हैं। आई वॉज टॉकिंग टू माई फैमिली इन लाहौर एंड दे सेड, मैं अपनी गर्मी का हाल बता रही थी, दे सेड भाई इधर आ जाओ, यहाँ ज़बरदस्त किस्म का माहौल हुआ है। एंड आई थिंक पंजाब काइंड ऑफ नीडेड इट एज वेल आफ्टर व्हाट ऑल हैपेंड इन द पास्ट। कूल डाउन होने के लिए मे बी यस, होपफुली कि सियासी टेम्परेचर भी कूल डाउन हो। आज अदालती मामलात के हवाले से लेट्स सी क्या प्रोग्रेस होती है, क्या डेवलपमेंट होती है। कल बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हुई। रात गए तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पार्टी छोड़ने के ऐलानात करते रहे। मलिका बुखारी साहिबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसे देख के थोड़ा सा दुख भी हुआ था, बिकॉज शी लुक्ड वेरी डल। और जब वो ये बात कर रही थी कि मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है, और उनके चेहरे के तासुरात बिल्कुल ही कुछ अलग पैगाम दे रहे थे। एनी हाउ, आगे किस तरह बढ़ना है, क्या इस पर भी कोई बात कर रहा है, नहीं कर रहा। और इस सारे खेओस में जो हुआ, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, पर्टिकुलरली 9 मई के वाक़यात की हम बात कर रहे हैं, और जिसके ठोस सबूत मौजूद हैं कि ये वेरी मच एलिजिडली प्री प्लान था। उससे आगे बढ़कर अब मजम्मत भी हो गई, अब द लॉ इज़ ऑल्सो टेकिंग इट्स कोर्स, और उन मुल्जिमान को सजाएं देने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, उनका ट्रायल होगा। सो बेसिकली आपके कहने का मतलब ये है कि अब हुकूमत की टोटल 100% जो फोकस होना चाहिए वो इकोनॉमी पे होना चाहिए, आवाम पे होना चाहिए। अब जो होना था, जो करना था, वो तो लॉकअप हो गया सब कुछ। ये साइड लाइन पे चलाते रहे अब, लेकिन इसको फोकस अब मेरा ख्याल है बना लिया। अब आगे बढ़ जाए ज़िंदगी में, और अब इकोनॉमी की बात करें, आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी कैसे बेहतर करनी है उसकी बात करें, और इसी पे बात करेंगे हम। सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, और किसी मतलब जब भी हम फंसते हैं पर्टिकुलरली पेट्रोल वाले मामलात पे, सब्सिडी वाले मामलात पे, हमेशा इन्हें जहमत देते हैं। आज ये कराची में थे तो हमने एक शर्त पे इन्हें यहाँ बुलाया, हम वो शर्त पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये अब हम पूछेंगे नहीं ऑन एयर, पहला सवाल हमारा कि वो शर्त पूरी हुई कि नहीं हुई। मासूम सी थी, एक अच्छी काली कॉफी। मलिक साहब इज विद अस, थैंक यू सो मच। बिल्कुल कैसे मलिक साहब? जी अल्लाह का करम, थैंक यू। मलिक साहब, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि यही बता दें, जिस क्वालिटी की आपने कॉफी पिलाई है वैसे ही जवाब मिलेगा, ठंडा। अच्छा, चलिए फिर हम कौन सी बात से शुरू करें क्योंकि ये बात भी आउट हो गई है। लेकिन एनीवे, वी वांट टू नो, बहुत कुछ हुआ मुल्क में, सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, दुनिया देख रही है व्हाट इज़ हैपनिंग, लेकिन हमारा फोकस जो है वापस आ जाना चाहिए अवाम पे। A few months left, if I may say so, for PDM हुकूमत। अगर इलेक्शंस हो गए उस पर भी हम बात कर लेंगे, लेकिन isn't it time कि अब हम बता दें अवाम को कि who is sincere about पाकिस्तान? देखिए, सिंसेरिटी का सवाल अलहदा है, और सिंसेरिटी का सवाल तब आ जाता है, इसलिए मैं कह रही हूँ बिकॉज आवाम जो है उसको ये लगता है कि हम पे फोकस है नहीं, तो सिंसेरिटी तब आएगी ना आवाम के साथ। और हर किसी को अपनी अपनी पड़ी। मैं तकरीबन यही बात करने वाला था कि देखिए, अगर आप 1-1.5 साल से मुल्क की सियासत देखें तो ऐसा लगता है जैसे कोई गदर मचा है। उस गदर में मैं रोज़ आपके सामने भी हाजिर होता हूँ, शाम के भी प्रोग्राम होते हैं। मुझसे तो आज तक किसी ने आवाम का नहीं पूछा। ये पहला प्रोग्राम है किसी कोई मुझसे पूछ रहा है कि भाई ये आवाम का क्या बनेगा। मैं तो शाम को जाता हूँ तो मुझे कहते हैं वो आपने फलां स्टेटमेंट चली, वो क्लिप चलाएं ज़रा और अभी करें ज़रा उस पर बात। तो जो महवर है सियासत का भी, और मैं समझता हूँ सहाफ़त का भी, वो सवाल होना चाहिए जो आप आज पूछ रहे हैं। और उसकी वजह यह कि इस मुल्क में इतनी पोलराइजेशन अब कर दी गई है कि आप कोई सवाल नहीं पूछ सकते, कि ना किसी सवाल में कोई इंटेग्रिटी रह गई है, ना किसी जवाब में कोई इंटेग्रिटी रह गई। हर तरफ ओए तोए का तूफ़ान गर्म है, कोई चीखें मार रहा है, कोई आगे लगा रहा है, कोई अपने ही मुल्क के जो हीरो हैं उनकी तस्वीर जो हैं उनको जूते दिखा रहा है, कोई मुजस्मे उन लोगों के जिन्होंने शहादतें दी हैं, जिन्होंने खून बहाया है, जिनकी वजह से आपके हमारे बच्चे आज इस मुल्क में सेफ़ हैं, घूम रहे हैं, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, उनके मुजस्मे ऐसे उठाए हुए और तोड़ रहे हैं। तो सवाल तो उठता है ना कि ये क्या है। कभी हमारा कोई एक लीडर जेब में से एक निकालता है कागज़ और कहता है मैं दिखाऊंगा नहीं, मगर इस कागज़ में सब लिखा है कि हमारे ख़िलाफ़ साजिश हो रही, अमेरिका ने साजिश किया, अमेरिका ने हमारा आइन पामाल किया है, और अमेरिका ने हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट उल्टाई है। फिर आप देखते हैं कि क्लिप्स बाहर निकलते हैं जिसमें गिड़गिड़ा रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते एक कागज़ लिख दें, आपका कागज़ बड़ी दूर तक जाएगा, अल्लाह आपका इकबाल बुलंद करे। ये ज़रा कागज़ पे लिख डालें कि हमें वापस ले आएँ, हमें माफ़ी दिला दें।
और हमारा इस्तेहसाल हो रहा है, इन्हें रोकें। अरे भाई कौन सी बात माने? तो ये जो तमाम इस तरह की मामलात हैं जो सियासी जमातों के माबैन हैं या रियासती मुख्तलिफ इदारों के ख़िलाफ़ है, इन्हें थमना होगा, इसे रुकना होगा। ऐसे तो आप परचून की दुकान नहीं चला सकते जैसे ये मुल्क चल रहा है। तो आपको वो सवाल पूछना होगा जो आप पूछ रहे हैं कि ये जो गरीब आदमी उठता है, आपका ये कैमरेमैन जो हैं जो जिनकी कोई 30-40 हज़ार तनख्वाह होगी, कोई सवाल तो ये पूछना चाहिए कि 40 हज़ार का बजट बना के दिखाएं, हमें दिखाएं कि वो कैसे अपने माँ बाप की दवा लाएंगे, हमें बताएं वो बिजली का बिल कैसा देंगे। आप लोग हुक्मरान हैं, आप ही से सवाल हम करने की इशारत कर रहे हैं कि कैसे होगा मैनेज। आम आदमी के लिए लिटरली 2 वक्त खाना खाना भी मुश्किल है। जी मैं बिल्कुल, और इसी वजह से सियासत का महवर ये होना चाहिए। और हमारे यहाँ तो है, हम साथ के साथ ये थिएटर भी करते हैं, मगर उसके अलावा तमाम दिन काम भी करते हैं। अभी हमने मैं अपने उसके हवाले से, अपने महकमे के जो ज़िम्मेदारी मुझे दी है उसके हवाले से बात कर देता हूँ कि इस मुल्क में एक सर्कुलर डेट चल रहा था जो मुल्क को बर्बाद कर रहा था। तकरीबन 1600-1700 अरब का सर्कुलर डेट था सिर्फ गैस का, जो 33% पे बढ़ रहा था, 33% अ ईयर। तो आप सोचें कि पूरा मुल्क गारत करने में कितना वक्त लगना था। और हमने पहले 9 महीने में वो सर्कुलर डेट जो हमारी गैस हमारे कुओं से निकलती है उस पर ज़ीरो कर दिया। 33% पे इंक्रीज़ कर रहा था, हमने उसको 0 कर दिया। ये कब की बात है वैसे? ये हो चुका है जी, जब नया टैरिफ दिया था, अभी पिछले दिनों आपको याद है जिस पर लेदे हो रही थी कि ये 500 का जो कनेक्शन है, आपने भी गालिबन 1-2 प्रोग्राम किए, उसके ज़रिए इस मुल्क के अंदर जो हमारे कुएँ हैं, जो हमारी गैस है, उसके ऊपर अब सर्कुलर डेट 0 हो चुका है। ये आने वाला जो नया टैरिफ आएगा इसके अंदर हम LNG के ऊपर भी सर्कुलर डेट जो है उसको 0 कर देंगे, ताकि ये बोझ जो आखिर में गरीब लोग सड़क पे उठाते हैं वो ख़त्म कर दिया जाए। इसी तरह आपने इन सर्दियों में देखा हमारे पास हर साल गैस 10% कम हो जाती, मगर आपने देखा कि इस मरतबा वो गदर नहीं मचा जो हर मरतबा मचता है। और हमें समझ आई ये करने के बाद कि ये गदर क्यों मचता है। अरे भाई ये गदर इस वजह से मचता है कि जब लोगों को चूल्हों में गैस चाहिए होती है तो 3-4 बड़े सेठ जो हैं वो 5-5, 10-10 MMCFD गैस ले जाते हैं सिफारिशें करवा के अपनी फैक्ट्री जी। और 10 MMCFD का मतलब ये होता है कि कराची के 1 लाख लोगों की गैस काट दो। तो इस दफ़ा नहीं काटी, इस दफ़ा नहीं कटने दी, और नतीजा ये हुआ कि कमी भी हुई, तंगी भी हुई, मगर वो गदर नहीं मचा जो हर मरतबा में। तो वो सेठ तो हमेशा कामयाब हो ही जाते हैं। नहीं, इस मरतबा तो नहीं हुए ना भाई, इस मरतबा तो नहीं हुए। और मैं यही कह रहा हूँ कि इंक्रीमेंटली यही वो स्टेप्स हैं। इसी तरह आपको याद होगा हमने कहा कि अगर हमें सस्ता तेल मिलेगा, आपने वो भी बात सुनी थी कि हम गए, हमने कहा सस्ता, कौन सा सस्ता तेल भाई? आखिर में आपने खुद ही इंटरव्यू किया वो जो थे सफ़ीर रूस के, तो उन्होंने कहा हमारी तो बात भी नहीं हुई, हमारी तो पाइपलाइन पे बात हुई थी। लेकिन आप लोगों की बात हुई है जी, हमारी बात नहीं हुई, हमारा तो जहाज़ चल पड़ा है, जहाज़ ओमान पहुंच रहा है, अगले 15 से 20 दिन में यहाँ पे तेल होगा रूसी। और इस तमाम अमल को फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश हमें 4.5 महीने लगे। वहाँ पे गए हम, वहाँ पे हमने मुज़ाकरात शुरू किए, उनको हमने एक माइलस्टोन, उनको एक प्रोग्राम दिया, अपनी तरफ से कमिटमेंट्स दी कि हम ये करेंगे। 3 महीने में तमाम कमिटमेंट्स पूरी की। वो 86 लोग लेकर, पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में 2 वज़ीर 86 लोग लेकर यहाँ पर आए। हमने यहाँ पे साइन किया, तब भी लोग नहीं माने, जब गए तब भी नहीं माने, जब वो आए तब भी नहीं माने। तो फिर उसके बाद अब जब एक्चुअली द पावर ऑफ सोशल मीडिया के जो कुछ हो रहा है उसको नहीं माने और जो नहीं हुआ था उसको मान लिया। लेकिन मालिक साहब ये तो आपकी बड़ी अच्छी बात है, तो इसका मतलब क्या हम उम्मीद रखें कि पेट्रोल शायद जी आने वाली थी। पाकिस्तान का तकरीबन 18 से 20% जो तेल है वो उसके ऊपर हमारी जो डिस्काउंटेड अच्छी जो हमें प्राइसेस मिल रही हैं, बहुत अच्छी प्राइस मिल रही है। इंशाल्लाह उसका असर जैसे ही ये तरसील का मामला जो है ये एक तसलसल के साथ शुरू हो जाएगा। अभी तो पहला जहाज़ आ रहा है तो उसके असरात आप देखेंगे। और अभी हमारे यहाँ तो एक डिबेट ये भी चल रही है कि ये जो फ़ायदा हमें होगा, क्या हम टारगेट करके दोबारा से वो बात करने लगा जिससे झगड़ा शुरू होगा और फिर शायद हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी मुसीबत पड़ेगी IMF से कि क्या सिर्फ गरीब आदमियों को इसका फ़ायदा दिया जाए या ओवरऑल तेल की कीमत नीचे लाई जाए। ये तकरार हमारी अंदरूनी चल रही है, तो कोशिश ये करेंगे कि बैंक और IMF जो है वो भी किसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का आपने जिक्र कर दिया है, तो वो तो बड़े मुश्किल में ज़ाहिर है। IMF की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल आ नहीं रहा, डॉलर रुपी पैरिटी का हाल आप सबके सामने है। मतलब इसी दौरान रुपया कितना गिरा है और किस तरह से डॉलर की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। सर
आप ज़ाहिर है इन मामलात पे भी डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं, लेकिन ओवरऑल सूरत हाल से वाकिफ़ हैं, बात भी होती होगी, देखते भी हैं। हुकूमती नुमाइंदे के तौर पे हम आपसे पूछ रहे हैं, बड़े अरसे से हम सुन रहे हैं सेटल हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक हो जाएंगे मामलात, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, बट अब खासी अलार्मिंग सिचुएशन है। जी, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ और मैं समझता हूँ कि बड़े अहम फैसले किए जा रहे हैं और किए गए हैं। एक बड़ा मुश्किल वक्त था जिससे बाहर निकलना, जब आपकी डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम इतनी लिमिटेड हो जाएं तो बाज़ मरतबा बहुत मुश्किल हो जाता है उस तमाम रॉट को जो आपने सिस्टम में डाल दिया हो उसको स्ट्रेटन आउट करके आगे बढ़ने के लिए। देखिए, 2-3 बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें एक छोटे आदमी के छोटे कारोबार को प्रमोट करना होगा। ये बड़ा जो एलीट कैप्चर है इस मुल्क में, उसके हम खिलाफ नहीं हैं। अल्लाह सब लोगों को पैसे दे और बरकत दे और जितनी उनको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, जितने पैसे दिए हैं उससे ज़्यादा दे। लेकिन हमारा मसला तो 22 करोड़ में से 21.5 करोड़ लोग हैं ना, बल्कि 21 करोड़ 90 लाख लोग हैं, बल्कि 21 करोड़ 99 लाख लोग हैं। ये है हमारा मसला। वो तो कोई छोटी दुकान खोलेंगे। ये जो आप गलियों में से, हम आपके दफ्तर जहाँ पर चल के आए हैं, यहाँ पे इर्द गिर्द आप दाएं बाएं देखें तो 3-3, 4-4, 5-5, 10-10, 20-20 लाख में नए कारोबार खुल सकते हैं ना। ये जो हमारे बच्चे निकल रहे हैं बाहर इस वक्त कॉलेजों और स्कूलों से, जो सारा दिन रोज़गार ढूंढते हैं, ये रोज़गार फराहम कर सकते हैं, लेकिन इनके पास वो पैसे नहीं है। इनके माँ बाप भी लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके पास कहाँ से पैसे आएंगे? तो अब रियासत ने जो तरीक़ाकार अपनाया है, या इस बजट में भी जो आप देखेंगे, इंशाअल्लाह, मैं बजट को प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता, ना मैं बता सकता हूँ कि वो पॉलिसी क्या है। मैं तो अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर रहा हूँ कि इस मरतबा हम बजट में सारे लोग दोस्त लॉबी कर रहे हैं और डार साहब भी इसके बहुत ज़्यादा हक़ में हैं कि ये जो छोटा आदमी है उसके कारोबार के मुतल्लिक क्या करेंगे। और ये जो पाकिस्तान की 1/3 गैस, 1/3 ऑफ पाकिस्तान गैस 3 कंपनियां ले जाती हैं फर्टिलाइज़र की, तो अरे भाई हक सच के पैसे तो दे दें कम से कम। तो वो पैसे तो दें, जिसने की गैस हमें मिल रही है उतने पैसे तो दें। नहीं, वैसे ये इस पे कोई नहीं, आप लोग क्रैक डाउन कर सकते हैं, बिकॉज हम ये पहले भी सुनते हैं। आपके प्रोग्राम के जरिए क्या कर रहे हैं आपके ख्याल में? मतलब इससे ज्यादा क्रैक डाउन, क्योंकि ये बातें इसके जरिए एक पॉलिटिकल मोमेंटम बनेगा ना। ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, आप अगर इसके बाद भी बात करेंगे और किसी और को भी बुलाएंगे और उनकी भी बात, तो एक डिबेट शुरू हो जाएगी ना। तो मैं पूछूंगा फिर उस डिबेट में कि अगर सऊदी अरब की तरह का अमीर तरीन मुल्क इस वक्त $2 में अपने फर्टिलाइज़र और पावर को गैस दे रहा है, और कतर जो है वो $3 में दे रहा है, और बहरीन जो है वो $4 में दे रहा है, तो पाकिस्तान में भाई 70 सेंट की कैसे दे रहे हैं इन्हें गैस? तो सर यानी हम सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा अमीर हैं और 3-4 गुना ज़्यादा अमीर हैं। तो आप सोचिए, जो हम पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो फिर कानून में लिखी जाती हैं, जिनके तहत फिर ये तमाम मामला तय होते हैं, एक नए सिरे से इनको सोचना। मालिक साहब, ट्रेजेडी ये है कि हम यहाँ जो बात कर रहे हैं ना, ये 99% आवाम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते और उनका ये मसला भी नहीं है, ये आप ही लोगों ने हल करना है। सो आप यहाँ बात करके अपना केस तो बिल्टअप करेंगे, लेकिन ये पावर सर्कल्स मैं लॉबी कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये पावर सर्कल्स में ही हल होना है ना। जी, पावर सर्कल्स के लिए जब ये प्रोग्राम आपके सिर्फ लोग तो नहीं देख रहे ना, पावर सर्कल्स वाले लोग भी देख रहे हैं, और पावर सर्कल्स वाले लोग ये भी देख रहे हैं कि लोग भी देख रहे हैं, और पावर सर्कल्स वाले ये भी देख रहे हैं कि आप सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, सवाल गैस की बात की है, एलीट की भी बात पे आ जाएंगे, लेकिन पेट्रोल की बात होगी, तेल की बात हुई है, जरा गैस की भी कर लें। अभी ईरानी वफ्द जो आया हुआ था, कोई ऐसा मुआहिदा, कोई पाइपलाइन, मतलब जिससे हमें पता चले कि हमारे पास जो गैस की कमी है पाकिस्तान में, जो हर साल हो ही जाती होती है, जिस तरह भी आप लोग मैनेज कर लें, बट वो पूरी तो नहीं होती, तो कुछ वो सप्लाई भी कुछ बहाल हो, कुछ बेहतरी आए उस एवेन्यू पे भी। देखिए, एक तो इस इंशाल्लाह अपने पॉलिटिकल टेन्योर से पहले, और अगर उसके बाद भी हो, तो इससे गर्ज नहीं है, तो मुल्क के मामलात हैं, हम रहें, आप रहें, कोई और हो, हम हुए, तुम हुए, या खमीर हुए, जो भी आएगा उसे ये मामलात तो तय करने होंगे। तो हमारा इस वक्त इरादा ये है, और हम जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं और उसके अलावा रूस से एक कॉम्प्रीहेंसिव एनर्जी सिक्योरिटी का मुआहदा करने चल रहे हैं, जिसमें तमाम मामला तय होंगे कि हमें गैस चाहिए तो कितनी चाहिए, और जो चाहिए वो कहाँ से आएगी, उसको लाने के लिए किस किस्म की पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी, अगर वो LNG की शक्ल में आएगी तो उसका सोर्स क्या होगा, उस LNG के कारखाने किस जगह पे लगेंगे, पाकिस्तान के अंदर अगर उसकी तरसील करनी है शुमाल और जनूब में,
तो फिर वो वाली पाइपलाइन का क्या होगा? तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एक एग्रीमेंट करने की हम इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, जिसमें बहुत से ममालिक शरीक होंगे, बहुत सी मुख्तलिफ सोर्सेज होंगी। ईरान का जो मामला है, तो ईरान जितना ही अहम मामला हमारा टापी का है। तो इस वक्त पाकिस्तान जो है टापी के ऊपर सेंट्रल यानी तुर्कमानिस्तान से जो हमने सस्ती गैस लेकर आनी है, उसके ऊपर बहुत एग्रेसिवली काम कर रहा है। और हम अपने मल्टीलैटरल डोनर्स, ये जो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिनमें से कई बैंक भाग गए, अब हमें कर्जा भी नहीं देते, तो उनसे हम कह रहे हैं कि भाई आप आइए, ये एक अहम मामला है, इससे पाकिस्तान में महंगाई कम होगी, तो ये पाइपलाइन जो तुर्कमानिस्तान वाली है, इसके लिए हमें कर्जा दीजिए, क्योंकि कर्जे के बगैर तो नहीं बन सकता ना, डेट चाहिए हमें। ईरान के मुतल्लिक हम ये कह रहे, तो एक तो बहुत अहम महवर हमारा जो है इस वक्त पॉलिसी का, वो है ये तो टापी की गैस पाकिस्तान तक लेकर आनी। दूसरा जो ईरान है, उसमें हमने ईरान से बहुत मरतबा बात की है, और हमारा मामला बड़ा सिंपल है। देखिए, हमें उस गैस की ज़रूरत है और हम वो गैस लेना चाहते हैं, और ईरान की हुकूमत को, ईरानी दोस्तों को ये पता होना चाहिए कि हम वो गैस लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारी वो ज़रूरत है, हमारी तरक्की की एक सेंट्रल पिलर है वो। हमारी प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त कम से कम 6 से 7 मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं जिसके ज़रिए पाकिस्तान पे सैंक्शन लग जाती है अगर हम ईरान से गैस लेते हैं। तो हमने उनसे दरख्वास्त सिर्फ ये की कि रास्ता ऐसा दिखाइए जिसमें हम पे सैंक्शन ना लगे और हम आपकी गैस भी ले सकें। ये दोनों हमारे मुफाद में है, यानी उनके भी मुफाद में है कि उनकी तिजारत बढ़े और वहाँ से गैस पाकिस्तान में आए, लेकिन सस्ती गैस, सस्ती एनर्जी का पाकिस्तान में आना जो है, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा उनको नहीं, हमें है। इस वजह से ये हमारे इंटरेस्ट में है कि हम ये करें, मगर करें सलीके से। चलिए, होपफुली ये ना हो कि हम गैस लेने के चक्कर में पाकिस्तान के ऊपर कुछ ऐसी सैंक्शंस लगवा लें कि जिनका मुतहम्मिल मुल्क ना हो सके। होपफुली ये कोशिश आपकी कामयाब हो। जल्दी से क्विकली, क्योंकि सवालात हमें बहुत सारे आ रहे हैं। लोगों ने कहा कि मलिक साहब बैठे ही हैं, तो इनसे ज़रा पूछ लीजिए। ये बहुत करीब है फाइनेंस मिनिस्ट्री के, दीगर मामलात के भी। ज़ाहिर है पेट्रोल गैस के मामलात खुद से देखते हैं। पेट्रोल गैस से जुड़ा एक अहम जुज़ गाड़ियाँ हैं, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भी पूछ लीजिए कि वो तो बिल्कुल शतरबे महार है। मतलब एक मिडिल क्लास, क्या अपर मिडिल क्लास आदमी भी जो एक गाड़ी लेने का ख्वाब रखता था, उसने वो ख्वाब तर्क कर दिया क्योंकि इट हैज़ बिकम अनअफोर्डेबल नाउ। तो उनको भी कोई नकेल डालने वाला है कि नहीं है? भाई, आज 50-60 साल हो गए। मैंने अभी आपको फर्टिलाइज़र बताया। मेरी तो जो एफर्ट है वो ये है कि ये जो जकड़ है कुछ एलीट्स की पाकिस्तान पे, इस जकड़ को तोड़ा जाए। अगर ये जकड़ नहीं टूटेगी तो गरीब आदमी का हाल कभी दुरुस्त नहीं होगा। ये जो मोटर गाड़ी की आप बात कर रहे हैं, बस ये फिर आप 5, 7, 10, 50 लोग जो हैं वो मोटर गाड़ी ख़रीदा करेंगे। देखिए, 50-60 साल होने को आ गए हैं ऑटोमोटिव पॉलिसी को। पॉलिसी ये थी कि आपको इनिशियली हम टैक्स लगा देंगे बॉर्डर के ऊपर, ताकि बाहर से आने वाली गाड़ी महंगी हो जाए, और 100% से लेकर 300-350% तक टैक्सेस लगा दिए गए। और ये कहा गया कि टैक्स हम लगा रहे हैं ताकि आपको प्रोटेक्शन मिल जाए, आपको कंपटीशन से निजात मिल जाए, आपको compete ना करना पड़े। लेकिन आपने 10 से 15 साल में पूरी गाड़ी पाकिस्तान में बनानी, और आपने उसके पुर्जे भी पाकिस्तान में बनाने, और उसका नतीजा ये होगा कि ना सिर्फ पाकिस्तान में सस्ती गाड़ियाँ बनेंगी, बल्कि पाकिस्तान हो सकता है अगर कम से कम गाड़ी नहीं एक्सपोर्ट कर सकता तो पुर्जे एक्सपोर्ट करेगा। आप बताइए, आज 50-60 साल हो गए हैं, एक इंडिकेटर की लाइट तो हम एक्सपोर्ट नहीं करते, तो ये क्या पॉलिसी है? हम बनाते और उसका बोझ देखिए, गाड़ियां अगर आप हकीकत में देखें तो कुछ मुख्तलिफ फैक्ट्रियां को 17% पाकिस्तान में बनाता है गाड़ी को, 20% बनाता है, कोई 25%, मगर और दावे बड़े हैं इससे, लेकिन हकीकत ये है। मगर असल बात यह है कि अगर ऐसा है तो पाकिस्तान कम से कम अपनी इंडिकेटर की लाइट की बाहर वाला जो कवर होता है वो तो एक्सपोर्ट करे। और अगर 70 साल में वो भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाए 50 साल में, तो फिर सवाल ये उठता है कि हमने क्या पॉलिसी बनाई? सिर्फ 5-10 लोगों को फायदा देने के लिए पॉलिसी बनाई? आवाम से लेते हैं ना, और कंज्यूमर से लेते हैं। मैं यही कहने लगा था, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि इसकी कीमत कौन अदा करता है? इसकी कीमत वो अदा करता है जो गाड़ी लेने जाता है। क्योंकि अगर बाहर से गाड़ी आने की खोल दी जाए इजाज़त, और वो तमाम ड्यूटियाँ 0 पे ले आई जाएं या 10% पे ले आई जाएं, तो ये सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी और आवाम को सस्ती गाड़ी मिलेगी और बेहतर गाड़ी मिलेगी। जब आपने बैरियर खड़े कर दिए तो उसके नतीजे में हुआ ये कि गाड़ी महंगी और
कम क्वालिटी So clearly this यानी policy has not आप worked 3-4 महीने के बाद आपको ऐसे लगता है जैसे कोई आप 18 साल पुरानी गाड़ी चला रहे बिल्कुल हैं। ऐसा ही हो जाता है। लेकिन मलिक साहब मतलब आप लोगों की भी हुकूमत आई गई रही बीच में, अगर आप 50 साल की बात कर रहे हैं तो ये हमारी की ऑटो पॉलिसी इज फ्लॉड देन इन दैट केस। जी मेरे ख्याल में, मेरे ज़ाती ख्याल में हमारी फर्टिलाइज़र पॉलिसी इज़ डीपली फ्लॉड। मेरे ख्याल में हमारी ये जो ऑटोमोटिव पॉलिसी है दिस इज़ डीपली फ्लॉड। मेरे ख्याल में हमें उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए जिसमें हम ग्लोबली कंपेटिटिव हो सकते हैं, ताकि हम अपनी तिजारत, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? होता ये कि भाई हम बढ़ानी शुरू करते हैं अपनी इकॉनमी, हर चीज़ इम्पोर्टेड है। जैसे हमारी तरक्की की शरह 5-6% पे जाती है, इम्पोर्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक्सपोर्ट के ज़रिए जो हमें डॉलर मिलते हैं वो थोड़े होते हैं, और जो डॉलर हमें चाहिए बाहर से चीज़ें लाने के लिए इम्पोर्ट में वो ज़्यादा चाहिए, तो हमारा मुल्क बैठ जाता है। फिर हम अपने इंटरेस्ट रेट को 20-25% तक ले जाते हैं इकॉनमी को स्लो डाउन करने के लिए, खुद क्रिपल करते हैं। फिर वो गिरती है अपने घुटनों पे, 2% पे आती तो फिर से शुरू करते हैं वो सफ़र, वो फिर 5% पे जाती तो फिर उसको तोड़ते हैं। अच्छा मलिक साहब, 24 मिनट चुके हो गए हमें इन मामलों पे डिस्कस करते हुए, थोड़ा सा टाइम है, हम जरा मौजूदा सियासी सूरत हाल पे भी आपको बताएं ना, वो जरा जरूरी होता है। हमने वैसे शुरू में प्रायोरिटीज की बात की थी, हम खुद भी वापस हम जरा जरूरी होता है वो politics पे बात आ करना भी। तो आप बता दीजिए, बड़ी परेशान कुन बात मुझे तो लगी, कल इलेक्शन कमीशन के वकील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि 9 मई के हालात के बाद दोबारा से जायजा लेना पड़ेगा कि इलेक्शन अक्टूबर में भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। बट वी नो कि आपका स्टांस इलेक्शन को लेकर क्या है, पहले भी हमने सवाल पूछा हुआ है, आप कहते हैं कि वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए। अभी ये बता दीजिए जो हो रहा है, तासुर तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का ही आता है। आप लोगों ने अभी बहुत कुछ देखा, दुनिया भर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स कमेटी के सेक्रेटरी की भी बात आपने शायद सुनी हो, आज सुबह से जियो पे भी हेडलाइन चल रही है। इंसानी हकूक़ के हवाले से दुनिया भी अब फिक्रमंद हो गई है, और सर्टनली जो लोग आते हैं या तो बाहर आते हैं तो पकड़ लिए जाते हैं, और या फिर प्रेस क्लब आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो जान छूटती है। मतलब इट इज़ आउट इन द ओपन, व्हाट इज़ गोइंग ऑन? देखिए, मैं पिछले दिनों अमेरिका गया हुआ था, हमारी एक कॉन्फ्रेंस थी। हम कुछ नए एसेट्स जो हैं ऑफशोर एसेट्स, मेरे ख्याल में 30-40 साल के बाद बिडिंग करवा रहे हैं ताकि लोग आएँ और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें और पाकिस्तान से तेल और गैस के ज़खायर मिलें। जब हम वहाँ पे गए तो मैंने तकरीबन 6 मुख्तलिफ जो वहाँ के मीडिया हाउसेस हैं वहाँ पे इंटरव्यूज़ दिए, और मैं बार बार उनसे यही पूछता रहा। जब वो मुझसे पूछते हैं क्या भाई पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे, जब मैं जिक्र करता हूँ, आप भी काट देंगे, मलिक रियाज साहब का जिक्र करता हूँ कि उनके 190 मिलियन पाउंड, काट देंगे कोई बात नहीं। 190 मिलियन पाउंड जो हैं वो एक कलम से, ऐसे कलम उठा के खान साहब ने कहा कि मैं तोहफ़ा देता हूँ। अरे भाई, किसी के बाप के पैसे हैं, गरीब आदमी के पैसे हैं, इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट में पकड़े गए हैं। कानून इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट का ये कहता है कि अगर आपको काला धन पकड़ा जाए, ये कानून है काले धन के लिए, अगर किसी का काला धन पकड़ा जाए तो वो उस मुल्क को पैसे वापस किए जाएंगे जहां से वो काला धन आया था। वो मुल्क पाकिस्तान था, वो काला धन पाकिस्तान में आना था, पाकिस्तान के अकाउंट में जाना था ताकि स्कूल खुल सकें, कॉलेज खुल सकें। खान साहब ने एक ऐसे कलम से कह दिया कि वो मलिक साहब का जो अकाउंट खुला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे जुर्माना जमा करवाना है, उनने उसी में डाल दें, और वहाँ पे जाके एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट करके आए। यहाँ से शहजाद अकबर साहब को भेजा कि आप पाकिस्तान जाके वहाँ साइन करें कि ये पैसे जो गरीब के बच्चे के पैसे हैं, ये पैसे मलिक साहब को दे दिए जाएं, उनके अकाउंट में डाल दिए जाएं। तो इस केस के ऊपर जब उनको कहा कि आइए, लोगों के ऊपर तो आपने 20-20 किलो हेरोइन डाली और उनको पकड़ लिया। तो आपसे ये भी ना पूछें कि आपने 100 मिलियन पाउंड, 90 मिलियन पाउंड, पाकिस्तान का पूरा IMF का प्रोग्राम जो है वो $1 बिलियन का है, 1000 मिलियन डॉलर का है। इन्होंने $250 मिलियन एक शख्स को दे दिया और उससे 450 कनाल ज़मीन ले ली। आप कहते हैं अरे यार ज़मीन ले ली तो क्या हुआ, वो मेरी और मेरी बेगम के नाम के ऊपर ट्रस्ट है, उसमें डालें, उसमें डालिए ज़मीन, तो मुझे दे देना, मैं भी तो यहाँ आपके प्रोग्राम पे बैठा हूँ। अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैंने किसी को 190 मिलियन पाउंड का कुआं दे दिया तोहफे में, गैस का या तेल का, और उससे 450 कनाल अपनी बेगम और अपने नाम पे मैंने खरीद ले ली जमीन, जवाबदेही तो चले अब उन्हें करनी पड़ेगी। अब मैं आपके आगे आ रहा हूँ। जब इन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा, मैं बार बार ये उनको बताऊं, वो बार बार मुझसे कहें मगर आप ये देखें जो एहतजाज हो रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं इस वक्त वाशिंगटन DC में बैठा हूँ, ये जो एहतजाज कैपिटल हिल पे हुआ था उसके मुतल्लिक क्या ख्याल है? वो तो आपने कहा गदर है, वो तो आपने कहा कि जमहूरियत पे हमला है,
वो तो आपने कहा कि आइन पे हमला है। यानी अगर एहतजाज करने वाले सफ़ेद रंग के लोग हों जो अमेरिका में बैठे हों और हमला आवर हो जाए कैपिटल हिल पे, तो वो एहतजाज नहीं है, वो गदर है। और अगर पाकिस्तान की वो तनसीबात, हमारी जो फौजी तनसीबात हैं, उनको पर हमला किया जाए, उनको आग लगाई जाए, बर्न टू एशेस, तो वो एहतजाज है। यानी वो क्या, वो है तो अजीब सी बात, लेकिन किए देता हूँ। वो क्या, तुम्हारा हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी। तो भाई किसी भी मुल्क के अंदर अगर आप अपने मुल्क की तनसीबात पे हमला करें और दिफाई तनसीबात पे हमला करें, तो क्या आपके ख्याल में हमें ये कहना चाहिए कि ये एहतजाज है? तो ये सिविलियंस के मुकदमे मिलिट्री कोर्ट्स पे चलने चाहिए? देखिए, कानून के मुताबिक और आइन के, मैं कोई ऐसा कानूनी माहिर तो हूँ नहीं, लेकिन कोई चीज़ जो आइन से मावरा है, ऐसी चीज़, कोई भी चीज़ जो कानून से बालातर है, वो नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत। मुल्क में कवानीन है, फ़ौजी अदालतों के अलहदा कवानीन हैं, दहशतगर्दी के अलहदा कवानीन हैं, और जो एहतजाज है उसके अलहदा कवानीन है। 3 मुख्तलिफ कवानीन हैं। सब ऑर्गेनिक हो रहा है जो लोग छोड़ रहे हैं पार्टी? ये देखिए, बात ये कि आप ये बोझ उठाएंगे कैसे? इस वक्त आपने कहा ना लोगों को पकड़ धकड़ की जा रही है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई शख्स नहीं है जिसकी वीडियोग्राफ मौजूद नहीं है जिसे पकड़ा जा रहा है। वीडियो के जरिए, यानी पता नहीं कोई 10, 20, 25 हज़ार या 8.5, 10 हज़ार, मुझे अब सही याद नहीं, वीडियोस जो खुद लोगों ने अपलोड की हैं। किसी ने फेसबुक पे जाके खुद लगा दी, किसी ने ट्विटर पे जाके खुद लगा दी, और कुछ कैमरों की जद में आ गए, निशानदही करके हर जगह पे नादरा से वेरीफाई करके उसके बाद उनको प्रोसिक्यूट। मालिक साहब, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। थैंक यू सो मच। और लगता है आपकी कॉफी अच्छी थी, बिकॉज वी गॉट अ गुड कॉन्वर्सेशन आउट ऑफ यू। हमें अच्छी बात ये लगती है आप लोगों की, आप सब लोगों की, कि आप जैसे हम कुछ भी कर रहे होते हैं, आप हमें फौरन लिखना शुरू कर देते हैं। अच्छा हो या बुरा हो, जो भी हो, यू आर वॉचिंग, तो दैट्स द बिग डील। अच्छा जी, आगे हमने बात ये करनी है, पहले तो इस बात से आप क्या अखज़ करेंगे कि अब हम ये बात करेंगे उस ना की जो बिल आखिर हाँ में बदल गई है। आपको क्या लगता है इस लाइन के बाद क्या बात आने वाली है? बड़ा मजा आता है ना? क्रिकेट की बात हो रही है, प्लीज नथिंग एल्स। और आपको पता ही है एक्चुअली इस पे इतना क्या जाना है कि भारत ने, इंडिया ने पाकिस्तान की मेजबानी में एशिया कप खेलने पर आमादगी जाहिर कर दी। अब्दुल्ला, क्रिकेट की बात हो रही थी, बिल्कुल सिट डाउन। नाज नखरों के बाद, नाज नखरों के बाद, ठीक है। तो वो नाना जो थी वो हाँ में बदल गई। थैंक यू। अच्छा जी, भारत अपने मैचेस न्यूट्रल मकाम पर खेलेगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक IPL का फाइनल होने के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड बाज़ाब्ता इसका ऐलान कर सकता है। हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप के 4 मैचेस पाकिस्तान में और बकिया न्यूट्रल मकामात पर होंगे। ज़्यादा इम्कानात ये हैं कि भारत अपने मैचेस श्रीलंका में खेल सकता है। और क्रिकेट के ऐवानों के लिए सर्टनली ये बड़ी खुशखबरी है कि क्रिकेट के मद्दाहों को न सिर्फ एशिया कप में दिलचस्प मुकाबले देखने को मिलेंगे, बल्कि पाकिस्तान की भारत में रवां साल होने वाले वर्ल्ड कप में शिरकत भी यकीनी लगती है। और अब ये शिरकत भारत की तरह हाइब्रिड के तहत होगी किसी न्यूट्रल मकाम पर, या पाकिस्तानी टीम भारत जाकर खेलेगी? नहीं, क्यों भाई, फिर हम भी हाइब्रिड ही करेंगे। थोड़ा सा तंग तो हम भी करें ना, वरना आसान तो बड़ा हो जाता कि इंडिया भी पाकिस्तान आ जाता और बस खत्म। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके मानने के बाद आप शायद उधर जाके खेलने पर रजामंद हो जाए। क्यों? हर एक की नेगोशिएटिंग पोजीशन, कैपेबिलिटी होती है, आपका कहने का मतलब है। लेकिन मजे की बात यह है कि अभी तक ये बात तो पूरी सर्कुलेट हो रही है पिछले 1-2 दिनों से, लेकिन इंडिया ने अभी तक ना इसको एक्नॉलेज किया और ना ही इसको रिफ्यूज किया। ये भी हो सकता है कि वर्ल्ड कप के बाद 2025 में फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, तो हम शायद चले जाएं और फिर ये भी 24 में। मेरा ख्याल है पहले एशिया कप से निपट लें, फिर वर्ल्ड कप और फिर चैंपियंस। जी बिल्कुल, फिर आगे जाएंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। भट्टी साहब, सबसे पहले तो यही बता दें, बिकॉज हम तो कह रहे हैं, मुबारकबाद भी दे रहे हैं कि जी वो ना हाँ में बदल गई एंड ऑल दैट, लेकिन इंडिया ने अभी एक्नॉलेज किया नहीं है कि क्या वो इस हाइब्रिड मॉडल पे ओके हैं या नहीं, क्योंकि उनकी तरफ से अभी कोई एक्नॉलेजमेंट, या फिर अगर उन्होंने रिफ्यूट करनी है इस खबर को, तो वो भी नहीं आई। देखिए, मैं इन दिनों लंदन में हूँ और कल ही मेरी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है नजम सेठी साहब, उनसे बात हुई थी। तो मैंने ही सबसे पहले पाकिस्तान में जियो न्यूज पर यह खबर ब्रेक की थी और नजम सेठी साहब ने बताया था कि उसूली तौर पर जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है वो मुत्तफिक हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाइब्रिड मॉडल पर। अब मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो मुज़ाकरात कर रहा है, वो खिमजी साहब हैं ओमान क्रिकेट एसोसिएशन के, वो वाइस प्रेसिडेंट है एशियन क्रिकेट काउंसिल के। वो बेसिकली पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के दरमियान
ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं। और चूंकि इतवार को आईपीएल का फाइनल होना है अहमदाबाद में, तो अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के जो बोर्ड्स के चीफ हैं, उनको इंडिया ने मदऊ किया हुआ है अपने उस फाइनल के लिए। तो कहा यह जा रहा है कि हफ्ते को इन सब की मुलाकात है। जय शाह जो एशियन क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट भी हैं और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के भी वो चीफ हैं, तो उनसे जब मुलाकात होगी तो वहां पर ये मामला तय पाएंगे। तो उम्मीद यही है कि इतवार तक ये सारे मामला उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन जो डिसीजन है वो पाकिस्तान के बगैर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एशिया कप का मेजबान है। इसलिए जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है वो मेरे ख्याल में यहाँ पर या फिर वो ऑनलाइन मीटिंग होगी या फिजिकली उसको कॉल करेंगे। तो मेरे ख्याल में मंडे के बाद जो वीक शुरू होगा उसमें बहुत हद तक ये चीज सामने आ जाएगी कि इसका बेसिक जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो प्लान है वो किस तरह आगे होगा। लेकिन जो इत्तलात आ रही है कि पाकिस्तान को 4 मैचेस दिए जाएंगे, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, लेकिन अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें ये अपने मैच खेलने के लिए लाहौर आएंगी। और लाहौर में एशिया कप के 4 मैचों के बाद ये टूर्नामेंट मुमकिन तौर पर, अभी ये फाइनल नहीं हुआ, लेकिन श्रीलंका जाने के ज्यादा चांसेस हैं। श्रीलंका सारे मैच होस्ट करेगा, इंक्लूडिंग जो इंडिया के मैचेस हैं वो भी। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि अब भारत चूंकि होपफुली ऐलान कर ही देगा और 2 फेजेस में होगा टूर्नामेंट, इंडिया अपने मैचेस न्यूट्रल पे खेलेगा, तो पाकिस्तान क्या भारत जाकर वर्ल्ड कप खेलने के लिए रजामंद हो जाएगा इसके बाद, या फिर हम भी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने के लिए इसरार करेंगे? क्या प्लान है इसके बारे में? देखिए, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं नजम सेठी, उन्होंने तो कुछ हफ्ते पहले एक इंटरव्यू में यही कहा था कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस वक्त चूंकि गिव एंड टेक के बुनियाद पर मामला तय पा रहे हैं, तो लग ये रहा है कि पाकिस्तान में एशिया कप के 4 मैच उसी सूरत में होंगे कि इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया ट्रैवल करेगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं जाता तो वर्ल्ड कप का मतलब ही फेल हो जाएगा, और वर्ल्ड कप के जो मामलात हैं वो पाकिस्तान के बगैर ज़ाहिर इतने सक्सेसफुल नहीं होंगे। और पाकिस्तान इंडिया का मैच है वो तो लोग शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, और दुनिया का जो सबसे देखा जाने वाला मैच है वो पाकिस्तान इंडिया मैच ही है। तो लग ये रहा है कि पाकिस्तान टीम इंडिया ट्रैवल करेगी। अच्छा भट्टी साहब, दिस इज डेफिनेटली गुड न्यूज़ फॉर क्रिकेट लवर्स बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू वॉच इंडिया पाकिस्तान प्ले। मतलब उसमें तो कोई है नहीं, तो बहुत छोटी सी ही सही, लेकिन ये ऐसी मुस्बत खबरें हैं जो इशारा देती हैं कि अगले 2-4 महीनों में पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट ताल्लुकात जो है वो बहाल हो सकते हैं, ओनली फॉर द सेक ऑफ दोज मैचेस। तो अगर ऐसा होता है तो मेलबर्न में पाकिस्तान इंडिया टेस्ट मैच का इनेकाद भी हो सकता है। कुछ ऐसी भी उम्मीद रखें क्रिकेट लवर्स कि कुछ ऐसा हो जाएगा? देखिए, 2004 में हमारे पास इस तरह की एक मिसाल मौजूद है, जब परवेज मुशर्रफ साहब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे और चंद हफ्तों के नोटिस पर इंडियन टीम पाकिस्तान आई थी। और मेरे ख्याल में अगर दोनों मुल्कों के सियासी मामलात में बर्फ पिघलती है तो फिर मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान टीम मेलबर्न जाएगी। फिर तो पाकिस्तान जो है वो इंडिया को होस्ट करेगा, क्योंकि ये हमारी बारी है। और ये ऑस्ट्रेलिया का ऑप्शन तो देखिए इसलिए दिया जा रहा है कि इंडियन टीम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना चाहती, लेकिन ये सारे कुछ सियासी मामलात पर हैं। और क्रिकेट में हमने माजी में भी देखा है कि चंद हफ्तों के नोटिस पर इंडिया ने भी पाकिस्तान को होस्ट किया और पाकिस्तान ने भी इंडिया को होस्ट किया। और इंडिया का खजाना तो पैसों से वैसे ही भरा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में अगर एक इंडिया की टेस्ट सीरीज हो जाती है तो पीसीबी का खजाने में भी फिर बहुत ज्यादा माल आ जाएगा। मेरे ख्याल में फिर तो पीसीबी मालामाल हो जाएगा। ऑलराइट जी, बहुत शुक्रिया आपका। So this looks like it's going to happen. So we are going to be watching India Pakistan play against each other and of course Pakistan winning. मैं ऑलरेडी, आपको पता है ना कि मैं प्रेडिक्शंस और पता है क्या, एक बहुत बड़ी सजेशन में एक बहुत बड़ी जनरेशन है जिसने इस तरह का एड्रेनालिन रश ना एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ जो पाकिस्तान इंडिया मैचेस में होता है। सो वो मिस कर रहे हैं लोग, तो मेरा ख्याल है कि वो वापस बात होती है कि जी ग्राउंड जो है स्टेडियम खाली है, लोग नहीं आए एंड ऑल दैट। मतलब इंडिया पाकिस्तान जब मैच होता है ना
तो ग्राउंड तो भरा ही होता है, ग्राउंड के बाहर जितनी सड़कें लेने होती हैं वो भरी होती हैं, टीवी जो होते हैं उनकी रेटिंग्स अगर आप देख लें ओनली अबाउट क्रिकेट, मतलब हर तरह से दुनिया सिर्फ में cricket हो सबसे रहा ज़्यादा देखे जाने वाले टेलीविजन इवेंट्स में मैचेस होते हैं Yes. और आईसीसी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इन्हीं मैचेस से कमाता है। मैं सोच रहा था कि अगर हम अभी भारत हाइब्रिड पे मुत्तफिक हो गया है, मोस्ट लाइकली लेट्स सी कि पाकिस्तान क्या फैसला करता है। अगर पाकिस्तान के मैचेस होते हैं, भारत जाकर हम खेलते हैं, तो क्या ये वीज़ा भी खोलेंगे और फिर लोग भी यहाँ से जा मतलब फिर तो सकेंगे ऑब्वियसली मैचेस देखने के लिए? मतलब सिर्फ एक टीम ही नहीं तो नहीं जाएगी ना, उसके साथ बहुत से और भी एक पैराफर्नेलिया होता है। फिर वो डाई हार्ड फैंस जो होते हैं जो दुनिया से फ्लाई आउट करते करके हैं। आते हैं, और फिर ऑब्वियसली और फिर वर्ल्ड कप के मैचेस आपने अभी मतलब फीफा वर्ल्ड कप देखा, कतर पूरी दुनिया से भरा हुआ था। So, yes. ये मतलब बहुत सी चीज़ें अटैच्ड होती हैं। सो लेट्स सी हाउ दैट गोस। गुड मॉर्निंग। और कभी आपने नोट किया कि अपने टेरेस पे, अपने घर के बाहर, अपने लॉन में, अपने गार्डन पे, अपनी मैंने किया बैल्कनी पे जब जरा ज्यादा पौधे लगाएं तो ऑटोमेटिकली परिंदे आना शुरू हो जाते हैं। और कभी कभार इफ़ यू आर वेरी लकी तो कोई ऐसा परिंदा भी नज़र आ ही जाता है हमारे यहाँ जो पहले कभी ना देखा हो। आई हैव बीन सरप्राइज्ड लाइक वंस और ट्वाइस। मेरे घर पे बहुत बिल्कुल लाइक द साइज ऑफ अ फिंगर इस साइज की चिड़ियाँ ब्लैक रंग की होती हैं, कहीं उसमें ब्लू टेंट होता है, मेटालिक ब्लू टेंट, और वो रेगुलर नजर आती है मुझे पौधों में घूमती हुई। हाँ, पौधे भी आपके वैसे काफ़ी ज़्यादा हैं। सो इट फील्स सो गुड कि ये परिंदे अपना आशियाना बनाते हैं। और सिंध में तकरीबन 400 के करीब परिंदों की अक़साम पाई जाती हैं। माहिरीन के मुताबिक सिंध में कुछ अर्सा कबल तक स्ट्रॉबेरी फिंचेस नज़र आया करती थीं, जिनके हुस्न और मशहूर कुन आवाज़ ने लोगों के दिल मोह लिए और वो उन्हें पिंजरों में कैद करके आराइशी परिंदा बना देते थे। स्ट्रॉबेरी फिंचेस की फितरी माहौल में बहाली के लिए कराची के ज़ुहैब अहमद इनकी कामयाब अफजाइश नस्ल करने के साथ साथ इनके फितरी मस्कन को बहाल करने के मिशन पर भी गामजन मतलब घर। अच्छा ठीक है, ठीक है, चले हम आपसे क्यों पूछ रहे हैं। उनीबा ज़मीर शाह इज रिपोर्टिंग और लेट्स वॉच। फिंचेस के हवाले से अगर बात की जाए तो लोगों के जहन में एक लालूखेत मार्केट या सदर की इम्प्रेस मार्केट का ख्याल आता है और केजीज में बंद फिंचेस ही दिखाई देती हैं। मेरा तो मानना ये है कि हम एक ऐसी नस्ल तैयार करके जाएंगे जो परिंदों पर बंदूक नहीं कैमरा ताना करेगी। जब हम फितरत के करीब जाते हैं तो सिर्फ हरियाली और दरख्त ही हमें पुरसकून नहीं करते, बल्कि इन हवाओं के साथ आती परिंदों की चहचहाहट हमारे अंदर खुशी के जज्बात पैदा करती है, जहनी तनाव कम कर देती है। सिंध के तरफ मुख्तलिफ सुरीली आवाज़ों के साथ एक मशहूर कुन आवाज़ स्ट्रॉबेरी फिंचेस की हुआ करती थी, लेकिन उसके हुस्न और मशहूर कुन आवाज़ की वजह से स्ट्रॉबेरी फिंचेस को जंगलों से पकड़कर पिंजरों में कैद कर दिया गया। तो दरिया सिंध के इलाके हैं जहाँ पानी के सोर्स हैं, जहाँ वेटलैंड्स हैं, स्पेशली आबिस्तान हैं, जहाँ रीड ग्रासेस हैं, ये उन जगहों पे पाई जाती है। मेरी वालदा बताती थी कि मलीर के बागात में जब वो सैर व तफरी के लिए जाते थे तो उस वक्त ये स्ट्रॉबेरी फिंचेस, जिसको उस वक्त लाल मुनिया या लाल कहा जाता था उर्फ़े आम में, ये वहाँ पे लातादाद दिखाई देते थे। वक्त के साथ साथ हैबिटेट डिग्रेड होते गए, पानी का जो लेवल है या पानी के अंदर जो TDS लेवल है उसका जो उतार चढ़ाव है उसकी ख़राबी की वजह से भी, और जो नबातात का निज़ाम यहाँ पे तबाह हुआ और इनकी जो खुराक का निज़ाम था उसमें भी कमी आने की वजह से, पकड़े जाने की वजह से बहुत सारे अवामिल इसके साथ मिलते गए और ये परिंदा हमारी नज़रों से ओझल होता चला गया। पहली दफ़ा 2021 जून में मलीर के इलाके में हमने इन फिंचेस को रिलीज़ किया और फिर फ़ावक्तन जैसा जैसे हमें मौका मिलता रहा हम इसको खुले माहौल में रिलीज़ करते रहे। खालिजी के इंतखाब करने की वजह यहाँ का माहौल, यहाँ का सुकून और यहाँ जो सरकंडे की झाड़ कह लें या रीड ग्रासेस हैं उसका बड़ी तादाद में होना है। शिकारी परिंदों से इनको बड़ा ख़तरा लाहक होता है और इनके यहाँ पे सर्वाइव करने के जो चांसेस होते हैं वो 100 में से 40% होते हैं, क्योंकि ये एक फैक्ट है जिसको आपको मद्देनज़र रखना पड़ेगा। मैं तो हमेशा से आए लोगों से अपील करता हूँ कि खुदारा अपने वाइल्ड लाइफ को तबाह मत करें अपने हाथों से। ये लोग भूरे तीतर पकड़ लेते हैं, मोर पकड़ के लिए आते हैं, फ्लेमिंगोस पकड़ के लिए आते हैं, इवन के कूंजे पकड़ के लिए आते हैं जो मुल्क रूस से हमारे मुल्क आती हैं
वो पकड़ के ले आते, बेच रहे होते। लोमड़ियाँ बेच रहे होते, हमने लोमड़ियाँ आज़ाद की हैं जाके। गीदड़ बेच रहे होते, कुछ नहीं छोड़ते। फितरी माहौल में आज़ादी का ये सफ़र पुरखतर ज़रूर है, लेकिन निज़ाम ज़िंदगी को मुतवाज़न रखने का तकाज़ा है कि निज़ाम फितरत की बका की जंग लड़ी जाए। कैमरामैन ज़िशान इकबाल के साथ उनीबा ज़मीर शाह, जो न्यूज़, कराची। हाँ, लवली, वेरी नाइस। हम जरा स्क्रीन पे देख रहे थे कि छोटी छोटी बर्ड जो हैं बड़ी नजर आए, लेकिन लोगों को क्या हो गया कि लूमड़ियाँ और मोर और ये सब चले, मोर तो मैंने देखे हैं, ज़ाहिर है लोगों के घरों में होते हैं, लेकिन ये बड़े ताज्जुब की बात है लूमड़ियाँ पकड़ना और गीदड़ पकड़ लेना। जो जानवर आपके सामने आएगा तो पकड़ के उसको बेच देंगे या फिर अपने घर में रखेंगे छुपा के। और फ्लेमिंगोस को भी बराए मेहरबानी उनकी जान छोड़ दें, वो नहीं रह सकते हैं, वो घरों में रहने वाला परिंदा नहीं है। बराए मेहरबानी आपके घरों में या तो दो कनाल के तालाब होना तो आप कोई फ्लेमिंगो पाल लें। और एक निज़ाम चल रहा है, एक दुनिया का, एक कुदरत का निज़ाम चल रहा है, उनको अपने हैबिटेट में रहने दें। मतलब अपने घर ला के आपने क्या It cannot survive without water. It is weird why people still think कि ये चीज़ें ना हम अपने घर में एक डेकोरेशन पीस बनाएंगे। तो अब ज़रा खैर, अब क्या हम तो सियासी बातें कर ही रहे हैं, तो हम ज़रा मज़ीद कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 9 मई से पहले तक किसी किले की तरह मजबूत नज़र आने वाली तहरीक इंसाफ जो है ना, वो बिल्कुल एक रेत का घर साबित हुआ है कि बिल्कुल इट इज़ गोइंग। वैसे रेत की दीवार होता है, रेत की दीवार या फिर हाउस ऑफ कार्ड्स, व्हाटएवर आप इसको तशबीह देना चाहें आप दे दें। और इमरान खान के आगे पीछे रहने वाले बड़े बड़े चेहरे पार्टी छोड़कर जा चुके हैं या भाग चुके हैं। क्या कहना चाहते हैं? जा रहे हैं, अब जा रहे हैं। मलिका बुखारी की हमने शुरू में बात की थी, मतलब उनके चेहरे के तासुरात बड़े आई डिस्टर्बिंग फेल्ट थे। वेरी बैड फॉर हर। मुसर्रत जमशेद हैं और जमशेद चीमा हैं। वैसे मुसर्रत जमशेद से पूछा होगा मेरा ख्याल है दौरान अभी उनकी पहली जो अभी लीक लास्ट जो आई थी ये उनकी, किस आज़म सवाती से बात करने का कह रहे थे खान साहब। खैर, पीटीआई और सियासत से इन्होंने दोनों ने मियाँ बीवी ने किनारा कशी इख्तियार कर ली है। दूसरी तरफ कोई रहनुमा पीपल्स पार्टी तो कोई काफ लीग में पनाह ले रहा है। बहुत कुछ हो रहा है, देखें। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का और सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने मेरे भाइयों के जरिए मुझे जो है ना दावत दी और मैंने खुले दिल के साथ उनकी दावत कबूल की। ये जो शमूलियत का मेरा प्रोसेस है, इसको बहुत पहले से तकरीबन 1.5-2 साल से ही चल रहा था, लेकिन उस वक्त चूंकि मेरे पास एक पार्टी की अमानत थी, मैं MNA था, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा। बाहर ये अफवाहें हैं या एक बात चल रही है कि अंडर प्रेशर, तो मैं अंडर प्रेशर बिल्कुल ये काम नहीं कर रहा। मेरा केस बाकियों से मुख्तलिफ है। बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे इलाके के लोगों ने लाताल्लुकी का ऐलान किया और मुझे ये इख्तियार दिया कि जो पार्टी भी आप ज्वाइन करेंगे हम आपके साथ होंगे। ये 29 अप्रैल की बात है और वो सारा सोशल मीडिया पे मौजूद है उसका रिकॉर्ड। मैं एक बहुत ही गौर फिक्र के बाद और अपने साथियों से मशवरे के बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं आज पीपल्स पार्टी में बाज़ाब्ता तौर पे शमूलियत का ऐलान कर रहा हूँ। 5 साल मुझे बहुत सियासी जमातों ने दावत दी शमूलियत की, लेकिन मैंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया और आखिर में मैं आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान कर रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग वो जमात है जो बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जमात है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म जिसके सदर चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं, इस जमात से जहाँ तक मेरी ज़ात का तल्लुक़ है, मेरी राहें कभी जुदा नहीं हुई थी। ना मैंने कभी कोई और जमात ज्वाइन की। मेरा बेटा हुसैन लाई जो MNA है, वो भी मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के टिकट पर जीत कर MNA बना हुआ। पूरा पाकिस्तान मजम्मत कर रहा है 9 तारीख के वाक़यात पे। मैं तो कभी किसी जमात में गया नहीं। कभी मुझे देखा है PTI में, मैं PTI का मेंबर, मैं आज तक
मेरा कोई ना तल्लक रहा है ना वास्ता रहा है। कुछ फैसले हमारी ख़ानदान में से लोगों के जो आज वक़्त ने साबित किया है कि वो दुरुस्त नहीं थे, उन लोगों को जल्द इस बात की रियलाइजेशन हो जानी चाहिए। दुआ भी करें कि आने वाला वक्त में आप पूरे ख़ानदान को इकट्ठा देख सकें। सबसे पहले मई 9 को होने वाले कोर कमांडर हाउस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मेरे वालिद साहब ने आज से 1-2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पेरेंट पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म में वापस जाने का ऐलान किया था और उनके इस फैसले का मैं पाबंद हूँ, उनके हर फैसले का मैं पाबंद हूँ और इंशाल्लाह उनके साथ अपनी पेरेंट पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म में वापस जा रहा हूँ। अच्छा, इन सारों को तो देख लिया, इनको तो लगता है ऑब्वियसली आगे ठिकाने वगैरह भी मिल गए ना। ये बहुत सारे ऐसे हैं जो पीटीआई से राहें जुदा कर चुके हैं, लेकिन महफूज ठिकाने जो हैं उनकी तलाश में। हर पाकिस्तानी शहरी के लिए 9 मई का जो दिन है वो बहुत मुश्किल और तकलीफ दे दिन था। मैं तहरीक इंसाफ से रिज़ाइन करती हूँ, इस्तीफ़ा देती हूँ और इस पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान करती हूँ। कोई दबाव नहीं है। देखें, आप मुझे नहीं पता कि कितने लोग यहाँ इस जो महफिल में बैठे हैं, मेरे भाई और बहनें जो जर्नलिस्ट हैं, कितने दिन अडियाला में टाइम गुजार के आए हैं। अगर आप कभी अडियाला जेल के अंदर एक दिन गुजारा हो मई की गर्मी में तो ज़रा मुश्किलात होती हैं। वक्त हम पर कोई दबाव नहीं है, इंशाल्लाह अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं। मैं पार्टी टिकट भी वापस करता हूं। 9 मई के वाक़े के बाद मैं पीटीआई से अलहदगी का ऐलान करता हूं। जो ये वाक़या हुआ है ये बहुत बड़ा सानिया हुआ है, इसलिए आज हम पीटीआई से अलहदगी कर रहे हैं। 9 मई का जो वाक़या हुआ है जिसमें हमारी फ़ौजी तनसीबात और सिविल प्रॉपर्टीज़ में वायलेंस हुआ है, जिसकी मैं भरपूर मज़म्मत करता हूँ। तो बल्कि जिस पार्टी में मैं खड़ा था, मैं समझता हूँ कि अब इस वजह से हमारा इस पार्टी में रहने का जवाज़ नहीं बनता। मैं ख़ास तौर पर उस पार्टी से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। लेकिन जो शुहदा की तस्वीरों के साथ जो बेहुरमती हुई, उसने यकीनन मेरी भी और पाकिस्तानी कौम की रूह को तड़पा दिया। मैं यहाँ पे अपनी सियासत को और पीटीआई को खैराबाद कहती हूँ और इंशाल्लाह किसी और रोल में अगर आपने वतन के लिए, मुल्क के लिए कुछ करना है तो अल्लाह ताला और हमें वसाइल भी दिए हुए हैं, किसी और तरीके से भी मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। बट मैं अपनी फैमिली, मेरे लिए अपने मियाँ की ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी और सेहत सबसे ज़्यादा अजीज़ है। उसके साथ जो अल्लाह ने हमें अगर किसी रोल और में आप सोशल वेलफेयर कुछ भी कर सकते हैं। सियासत को फ़िलहाल मैं छोड़ रही हूँ, पीटीआई को भी, और 9 मई को मेरी ज़िंदगी का अगर मैं ये कहूँ कि बदकिस्मत तरीन दिन तो वो गलत नहीं होगा। सबसे पहली बात जो है कि मैं कंडेम करता हूँ 9 मई के वाक़यात को। 9 मई के जो वाक़यात थे वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में शायद जो बुरे लम्हात थे उनमें से एक दिन वो था। लिहाजा हम सियासत को छोड़ रहे हैं और जो एक कैरियर या हमारे खून में शामिल थी सियासत, उस सियासत जो है उसको छोड़ना ना कोई आसान फ़ैसला है। हम इस्तीफ़ा देते हैं पार्टी की हर पोजीशन से और पार्टी से और पार्टी की बुनियादी मेंबरशिप से। अच्छा, अभी इत्तलात ये हैं कि जहांगीर तरीन ने भी अपने जहाज़ पे कपड़ा मार लिया है। I can't believe कि ये टर्म यूज़ किया है, सफाई हो रही है जी जहाज़ की। सफाई हो गई है, चमक गया है, लिशक रहा है और वो उड़ने वाला है। मतलब ये कि वो अपने सियासी राब्ते तेज़ कर चुके हैं और बाज़ इत्तलात के मुताबिक कुछ सोर्सेज से मैं भी बात करा कि ऑलमोस्ट अपेरेंटली 71 रहनुमाएं पीटीआई के जो उनसे राब्ते में ऑन चौधरी इनकी एक्टिविटीज़ की तस्दीक कर रहे हैं। बल्कि ऐसी भी कोई बात हो रही थी कि आज कल में ही वो एक कुछ अनाउंसमेंट वगैरह भी करेंगे और बड़ी खबरें आएंगी। तो ऑन चौधरी क्या कह रहे हैं, देख लें। उनका बहुत सारे दोस्तों से राब्ता है, लोग बहुत अफसरदा हैं, डिसीजन ले चुके हैं कि अब उन्होंने मजीद तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं रहना और तरीन साहब के साथ उनके राब्ते हैं और बस
बस अगले 2-3 दिन में आपको बहुत अच्छी और एक्साइटिंग खबरें मिलेंगी, मैं आपको ये कह सकता हूँ। अगर हमें इनके घरों में भी जाना पड़ा इनकी मेहनत समाजत के लिए, क्योंकि ये इन लोगों ने बड़े दिलो जान से पार्टी के लिए मेहनत की है। आप अलीम खान साहब देखें, वो इतने मायूस हो गए कि वो सियासत को किनारा कशी कर गए। आमिर कियानी सियासत से किनारा कशी कर गए, जो 25 साल पुराना दोस्त है इमरान खान साहब का। अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग के ज़िला सदर राव मोहम्मद यासर ने को तहरीक इंसाफ हकीकी बनाई है। उनका क्या इरादा है वो उनसे पूछेंगे बाद में, लेकिन अभी ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद है। रईस साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, चौधरी परवेज़ इलाही की तलाश भी जारी है, वो पाकिस्तान में है? क्योंकि लास्ट हमने यही सुना था जैसे ही यूरोप, वो शायद स्पेन में है या कहीं और है। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो हमारी इत्तलात हैं उसके मुताबिक जो है जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं वो जो है वो लाहौर में ही हैं। अभी कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि वो मुल्क से बाहर चले गए हैं लेकिन पुलिस जो अब तक फर्म है रात तक कि उनकी अपने फ़ोन की लोकेशन है वो ज़ोरुल्लाही रोड, यानी जहाँ उनके घर हैं सबके, चौधरी बजात का, चौधरी शुजात का, परवेज़ इलाही का, उनके भाइयों का भी, तो वो वहीं पर हैं। सामने उनके मोनिस इलाही का भी है, लेकिन वो मुकम्मल तलाशी के बाद अब तक उनको जो है वो मुमकिन नहीं हुआ कि तलाश कर सकें। अभी ऐसे कोई एविडेंस नहीं है कि जो मुल्क से बाहर चले गए हों। बाकी जो दूसरी बात रही, जो एक मैं अभी आपकी बात कर रहा था, थोड़ी सी जवाब दे, चलो आप कह रहे थे कि जो 9 मई का वाक़या हुआ उस पर जो है रेत की दीवार साबित हुई है तहरीक इंसाफ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा फ़र्क देखें, पंजाब में और KPK में ये रेत की दीवार में बड़ा फ़र्क है। पंजाब में जितने कई नोन चेहरे आने शुरू हुए, लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप KPK में देखें तो उस तरह खामोशी है। और दूसरी जो लाहौर में जिस तरह पंजाब में ऑपरेशन हो रहा है, जो हमने फुटेजेस देखी हैं, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं, जिसने हमला किया है कोर कमांडर हाउस जिना, उस पर उसको सज़ा होनी चाहिए और पूरी सख्त तरीन सज़ा होनी चाहिए उनको, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन उसके बाद जिस तरह पंजाब में ऑपरेशन हो रहा है पुलिस का, जिस तरह फुटेज देखी है, घरों में घुस के ख़वातीन से उन्होंने बदतमीज़ी की, ऐसा KPK में भी नहीं है। वहाँ 1-2 वाक़यात हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये हमारी रवायत नहीं है घरों में घुस के ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करना, लिहाजा आइंदा इस पर मोहतात रहे पुलिस। तो KPK में जो दीवार है इसकी तहरीक इंसाफ की, उसमें और पंजाब में बड़ा फ़र्क है। वहाँ 1-2 अननोन चेहरे आए हैं, अभी उनके नोन चेहरे वज़ीर आला हैं, परवेज़ खटक हैं, और भी बड़े नोन चेहरे हैं जो वहाँ से किसी ने अभी तक जो है नहीं छोड़ा तहरीक इंसाफ को। तो क्या ये वैसे आने वाला वक्त बताएगा कि एक शायद स्ट्रैटेजी भी हो, अदरवाइज़ अगर किसी ने हाथ सख्त करना हो तो KPK भी कितना ही दूर है। अब ये बताइएगा रईस साहब के, और ये जहांगीर तरीन साहब की एक्टिविटी का क्या मामला है, कहाँ तक पहुँची? ऑलमोस्ट कितने दर्जनों की बातें सुन रहे हैं कि दर्जनों लोग इनके हमराह हैं और राब्ते में हैं और जल्द ये कोई बड़ा सियासी धमाका करने वाले हैं। जी बिल्कुल, जब ये तहरीक इंसाफ बनी थी तो उस वक्त भी जो दर्जनों लोग थे वो जो जहांगीर तरीन है वो इन्होंने इकट्ठे किए थे और वो इमरान खान से मिलाते रहे, और जिसमें लातदाद पार्टियों से लोग छोड़ कर आए। तो अब वो उनके राब्ते में भी थे और उनके राब्ते में भी हैं और उन्होंने राब्ते तेज़ कर दी हैं, और जिस तरह ये कह लें कि उन्हें कहा गया उसके मुताबिक भी वो चल रहे हैं। और दूसरी जो आपने बात की और यासर की, ये तो क्या कहते हैं वो क्या पिद्दी का शोरबा, वो अभी एक यूथ विंग के सदर मुल्तान के उन्होंने अपनी एक जमात बना ली। ऐसी जमातें कई बनती हैं, पीपल्स पार्टी में भी 1-2 बन गई थी, MQM में भी बनी। तो ये अभी तो अगर जब जो जहांगीर तरीन अनाउंस करेंगे तो उसकी थोड़ी कोई वर्थ भी होगी, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो जिन्हें कहते हैं इलेक्टेबल हैं, वो किसी भी पार्टी में चले जाएँ वो इलेक्ट हो जाते हैं, तो उनकी तो कोई वर्थ होगी। लेकिन जहाँ तक रही यासर साहब की बात, तो एक मुल्तान की हद तक उन्होंने अपने एक हकीकी बना ली है। उनकी तो ऐसा कोई लीडर भी नहीं है इसके तहरीक इंसाफ के। तो ये जो जहांगीर तरीन है, इनके राब्ते बहुत तेज़ी से चल रहे हैं और उनसे मुलाकातें लाहौर में भी लोगों की हुई हैं, उनके दूसरी भी और मुलाकातें हो रही हैं। और जो हमारी इत्तलात हैं कि जब ये पंजाब का मुकम्मल करेंगे उसके बाद ये KPK में भी राब्ते करेंगे। अब वहाँ से कितने लोग टूटते हैं वो तो बात की बात है, कितना वो प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं। और जहाँ प्रेशर से बात याद आई कि जिस तरह परवेज़ इलाही हैं, सब ये कह रहे थे कि परवेज़ इलाही जो है वो भी छोड़ देंगे, लेकिन आप थोड़ी सी हिस्ट्री देखें कि मुस्लिम लीग काफ कभी भी हुकूमत से बाहर नहीं रही।
और उसके बाहर रहने की वजह शायद आपके सामने है कि जो इल्ज़ामात अब लगे, जो केसेस बने, और जो परवेज़ इलाही के कार ख़ास से मोहम्मद ख़ान भट्टी, उनकी 25 करोड़ की स्टॉक की चीनी भी बरामद हो गई, उन पे केसेस बने। इसलिए जब तक ये हुकूमत में रहे ऐसी कोई चीज़ इनकी सामने भी नहीं आई, और अब भी जो है वो वापस सब हुकूमत में आ गए हैं। लेकिन जो मेरी इत्तलात हैं परवेज़ इलाही के बारे में कि वो प्रेशर जब उन पर आएगा शायद वो छोड़ जाएंगे PTI, लेकिन मुस्लिम लीग काफ में शामिल नहीं होंगे। वो शायद अपनी पार्टी बना लें, क्योंकि जी ये बड़ी खबर है, फिर मतलब वो हमारी वापस नहीं इत्तलात ये जाएंगे? है कि जी बिल्कुल, जो मेरी इत्तलात है इसलिए वापस नहीं जाएंगे कि जो मोनी सलाई हैं वो चौधरी शुजात के बेटों के तसल्लुत बर्दाश्त नहीं करते, और जो चौधरी शुजात के बेटे हैं अब वो भी मोनी सलाई का तसल्लुत के साथ रहने को तैयार नहीं है। जो हमारी इत्तलात है शुरू हुआ था, जो अगली जनरेशन है इसमें तो यानी आपके कहने का मतलब है रईस साहब के जो छोड़ना था, जिन्होंने खान साहब को छोड़ दिया, मुनस जो है वो रहेंगे साथ, ऐसा ही कुछ कह रहे हैं। मुनस शायद अपनी पार्टी में, या फिर अपनी मुनस पार्टी जो है में। नहीं, मुनस हाँ मैं बता रहा हूँ, मुनस जो है जब ये परवेज़ इलाही छोड़ने का फैसला करेंगे, अभी वो जब गिरफ्तार होंगे फिर पता लगेगा कि कब छोड़ रहे हैं। जो मेरी असेसमेंट है छोड़ वो भी जाएंगे, लेकिन वो काफ लीग के साथ शामिल नहीं होंगे। इन्होंने पहले भी अपनी एक पार्टी, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, इन्होंने मुस्लिम लीग पाकिस्तान के नाम से एक दरख्वास्त दी थी अपनी पार्टी बनाने के लिए, वो रिजेक्ट हो गई थी क्योंकि नाम सिमिलर थे। उसमें जो मुनस इलाही के सेक्रेटरी थे वो उनके नाम से वो जमा कराई गई थी। तो ये जो अपना परवेज़ इलाही हैं, ये अब काफ लीग में बेटे नहीं लेंगे और मुनस भी नहीं जाएगा, और ये कहीं अपनी पार्टी बनाएंगे या और कहीं शामिल हो सकेंगे। अच्छा रईस साहब, हमाद अजहर स्टिल ऑन द रन, पुलिस ज़ाहिर है छापे मार रही है उनके घर वगैरह पे। जब लोग कहते हैं ना कि ये होना नहीं चाहिए, मतलब पंजाब पुलिस के तरीक़ा कार से जो वाकिफ़ है, मतलब अपने बचपन से और उससे भी पहले से यही होता आया, जब कोई मुल्ज़िम अपने आप को पेश ना कर रहा हो तो उसके घर वालों को ही जाकर पूछा जाता है। ये कोई अचंभे की बात तो है नहीं, ऐसा तो पहली दफ़ा तो हो नहीं रहा। तो वो उनकी क्या इत्तलात हैं, एजाज चौधरी वगैरह, उमर सरफराज चीमा वगैरह, ये रहेंगे शायद खान साहब के साथ? देखिए उसमें कुछ लोग हैं, जिस तरह अभी तक यास्मीन राशिद से कल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं रही हूँ और रहूँगी, मैं नहीं छोड़ रही, बाकियों को मैं नहीं जानती। महमूद रशीद साहब अभी तक उसमें कायम है। उमर चीमा मेरा ख्याल नहीं छोड़ेंगे। अब देखें कितना प्रेशर बर्दाश्त करते हैं। जो आपने बात की हमाद अजहर की, वो हमाद अजहर तो अभी नहीं मिले, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे दो बहनों घर में पुलिस दाखिल हो गई। तो हालांकि वो उनकी बहनें जो उनका सियासत से दूर दूर भी ताल्लुक़ नहीं है और ना कि मंजर आम पर आई हैं। उनके वालिद साहब को मियां अजहर साहब 82 ईयर्स के हो गए हैं। तो जो आपने पंजाब पुलिस के तरीके की बात की, ये नहीं होना चाहिए। देखें अगर मैं कसूरवार हूँ तो मेरी बहन का तो ताल्लुक़ उससे नहीं है ना, और या मेरे बच्चों का ताल्लुक़ उससे नहीं है। रईस साहब ये बताएं कि अल्टीमेटली ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जी रईस साहब, बहुत बड़े बड़े नाम जैसे फवाद चौधरी हैं, कर मुसर्रत चीमा, शीरीन मज़ारी, उन्होंने बिल्कुल छोड़ दी PTI को, और उन्होंने कहा कि कुछ तो ब्रेक ले रहे हैं, कुछ कह रहे हैं अब हम सियासत में वापस आएंगे नहीं। उन पे कुछ और टाइप ऑफ प्रेशर था, क्योंकि अगर उमर चीमा, यास्मीन राशिद, इवन शाह महमूद कुरैशी साहब, वो कहते हैं कि अभी भी हम PTI के साथ हैं। तो ये किस किस्म का प्रेशर है? जो कुछ अभी भी अलाइंड है, कुछ ने बिल्कुल ही हाथ धो दिए हैं कि जी हम तो इनके साथ हैं। ये लोग आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसों में तो कहते हैं हम पे कोई प्रेशर नहीं है, कुछ तो है। देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप सबसे पहले शीरी मज़ारी की आप बॉडी लैंग्वेज देखें, किस तरह कंधे उनके झुके हुए थे, आंखें उनके नीचे थीं। और हामिद मीर साहब ने एक बात कही थी कि जो उनके साथ हुआ, उनके ख़ानदान से वो टच थे। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जब ये बात निकलेगी तो सारी दुनिया में जवाब नहीं दे पाएंगे। तो उनको इत्तला थी, हमें भी कुछ इत्तलात हैं। प्रेशर तो है, क्यों नहीं है। आप उनकी बेटी की बातें सुन लें जो पहले थी, या आप सुन लें। और आप बाकी जो जितने भी आ रहे हैं, और ये गालिबन क्या मलाइका बुखारी हैं जो आपने सुनाया था, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करते हैं, जब आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करते हैं, आप इनकी आंखें देखा करें, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखा करें कि ये किस प्रेशर में आए हैं। अब जिस तरह आपने बताया पंजाब पुलिस के कसूर मेरा दाखिल वो मेरी बहन के घर हो जाते हैं, तो इसलिए उन्हें भी प्रेशर का सामना है। और जिस तरह मुसर्रत जमशेद चीमा है, उनको अंदर से भी प्रेशर था, लेकिन उनका मसला ये कि उनके 2 बच्चे हैं जिनको पहले एक बार जहर देने की कोशिश की गई थी। तो वो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको अपने बच्चों का भी प्रेशर था
कि कोई उनको और दोबारा कोई ऐसा एक्ट हो जाए कि बच्चे उनके हाथ से चले जाएं। तो अंदर का प्रेशर अलहदा था, अपने बच्चों का प्रेशर अलहदा था। अभी एजाज चौधरी साहब तो प्रेशर नहीं लिया, क्योंकि थोड़ा सा महमूद रशीद और एजाज चौधरी ये जमात इस्लामी के पुराने लोग हैं, ये किसी हद तक प्रेशर बहुत बर्दाश्त कर लेते हैं। इन्होंने पहले भी ये चीज़ें देखी हुई हैं, काफ़ी सख्तियाँ देखी हुई हैं। लेकिन पंजाब में मुझे नज़र आ रहा है कि मज़ीद जो है काफ़ी लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ेंगे और उसके बाद जो है मुख्तलिफ पार्टियों में शामिल होंगे या कुछ खामोश हो जाएंगे, बिल्कुल सामने नहीं आएंगे। पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल कितना ताबनाक नज़र आ रहा है आपको इसमें पंजाब में सारी सूरत हाल में? देखिए पीपल्स पार्टी का जो 1, 2, 3 सीटें हैं कुछ जनूबी पंजाब में या इस तरह परवेज़ अशरफ वाली, इसके अलावा जितनी मर्जी तोकदो कर ले पीपल्स पार्टी, मुझे तो कुछ इनका नज़र नहीं आ रहा। अगर ये नून लीग से उनको सीट एडजस्टमेंट हो तो वहाँ से जीत सकते हैं, लेकिन अगर नून लीग ने सीट एडजस्टमेंट की तो नून लीग को जितना बड़ा पंजाब में नुकसान होगा वो सोच भी नहीं सकेंगे, क्योंकि जब से हुकूमत आई है महंगाई के बाद और जो चीज़ें हुई हैं तो उसकी नून लीग की जो है पंजाब में जो है ना उसका ग्राफ गिरा है, वो नहीं भी पता है। और अगर ऐसा चीज़ सीट एडजस्टमेंट की तो वो मुश्किल में आ जाएंगे। और मैं आखिरी बात करूँ कि जो एक लोग कहते हैं कि आसिफ जरदारी साहब खासे सियासतदान हैं, वो नून लीग के दौर में कई साल अंदर रहे हैं, उन्होंने जो गवर्नमेंट बनी थी और प्राइम मिनिस्टर बनाया शहबाज शरीफ को वज़ीर ख़जाना उनका बनाया, उन्होंने भी पूरा बदला लिया है। और उसके बाद जो नून लीग के सब पंजाब उनका गढ़ है, पंजाब में नून लीग के साथ जो है जब हुकूमत बनाने के बाद ये मामला ख़राब हुआ और उनका ग्राफ जो है पहले से नीचे आया हुआ। बहुत शुक्रिया आपका रईस। थैंक यू रईस अंसारी साहब हमारे साथ थे और हमें अपडेट कर रहे थे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स। अच्छा जी, अभी हम बात कर रहे थे। अच्छा एक सेकंड, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मैंने गिरा दिया? नहीं बच गया। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ हकीकी बनाने का ऐलान जिन्होंने किया है राव यासिर, वो हमारे साथ हैं क्योंकि हम बड़े क्यूरियस हैं। ये बताइएगा राव यासिर कि आजकल रिवाज तो ये है कि 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करें, तहरीक इंसाफ छोड़ें और अगर सियासत जारी रखनी है तो दूसरी ऑप्शंस देखें। आपने तो PTI हकीकी बना डाली, मतलब और भी पार्टीज थी, बहुत से लोग हैं, तो क्या आपको जगह नहीं मिली कहीं? क्योंकि बिकॉज ऑब्वियसली बहुत लोग तो कल से पहले आपसे वाकिफ़ भी नहीं थे, या फिर ये जो फैक्शन आपने बनाया है इसका कोई और मकसद? बताइए राव यासिर। जगह के लिए तो शायद जिस पार्टी में भी मैं कहता जो मुझे कहता मुझे मिल जाता, मगर हम जो एक बेवकूफ़ बने हैं 12 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमने वक्त दिया अपना, हम एक खान साहब ने एक हमें विज़न दिया कि यूथ को आगे लाना है मुल्क के साथ, क्योंकि 65% यूथ है। जब ईरान का बादशाह, आपको पता है शाह ईरान जब गए थे तो जब वापस आए थे तो 17 से 22 साल के लोग थे जिन्होंने शाह ईरान खुमैनी को वेलकम किया था और उनको बादशाह बनाया था। तो हमारी यूथ को खान साहब ने इंतहाई गलत इस्तेमाल कर गए ना। अगर हमें जो चीज़ें बताई गई थी पहले दिन का, जो खान साहब का मंशूर था कि मैं यूथ को आगे लाऊंगा और हम एक इंडिपेंडेंस पार्टी बनाएंगे, 2018 में अगर हमारी मजबूत पार्टी नहीं थी तो ना लेते हम हुकूमत। अगर हमें लगता था कि हम मजबूत नहीं हैं, कि भाई हम लंगड़ी लूली अगर हम हुकूमत ले रहे हैं तो 3.5 साल आप ना करते हुकूमत, तो 3.5 साल भी जो हुकूमत की उसके अंदर भी इंतकाम की सियासत हुई। तो आज आप देख लेंगे अलकादिर ट्रस्ट का केस अपने ऊपर बनवा बैठे नैब। अच्छा अभी ये बता दीजिए राव साहब कि ज़ाहिर है आप इतनी तारीख़ से तो वाकिफ़ होंगे ही कि हकीकी रूप वगैरह चलते नहीं हैं, अवामी पज़ीराई इन्हें मिलती नहीं है, जो पार्लियामेंटेरियंस बन जाएँ, हकीकी बन जाएँ, अलग कोई नाम दे दें। देखिए वोट खान साहब के नाम पे ही पड़ेगा, दैट्स इट। मुझे अपने अल्लाह पर और अपने ऊपर भरोसा है, मैं इंशाअल्लाह इस पार्टी को लेकर चलूँगा और पूरे पाकिस्तान से इंशाअल्लाह मैं यूथ को अपने साथ लेकर जो भी नेक्स्ट इलेक्शन आएंगे उसमें भरपूर अंदाज में कैंपेन करूंगा। मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं इंशाल्लाह 10 बजे, मैं पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए वर्क मेरा सुबह शुरू हो रहा है, तो इंशाल्लाह ताला जैसे पार्टी रजिस्ट्रेशन होगी मैं हर पूरे पाकिस्तान में पूरा पाकिस्तान विज़िट करूंगा, रजिस्ट्रेशन करूंगा और इंशाल्लाह ताला नौजवान निकालूंगा और हम फुल कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन अपनी पार्टी से
और इंशाल्लाह ज़्यादा सीट्स लेंगे। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका राव यासिर हमारे साथ मौजूद थे। बस एक रिक्वेस्ट है, अब नौजवानों को ना ये अर्तुरुल और ये कहानियों में ना फंसाइएगा, उन्हें एंटरप्रेन्योर किस तरह बनना है ये सिखाइएगा, फ्यूचर में किस तरह आगे बढ़ना है ये बताइएगा। ये तारीखी ड्रामे दिमाग दिखा के खुद को पॉलिटिकल ना फंसाइएगा उन्हें। ये अच्छा नहीं हुआ हमारे साथ। हम जरा कुछ और बात करेंगे, अब एक्चुअली कुछ और बात करेंगे, रिश्तों की बातें करेंगे जो बड़े ख़राब हुए हैं आजकल आपस में बिकॉज ऑफ दिस सियासी चपकलिश और बिला वजह की सियासी डिवीजन। खैर, वी आर लिटरली टॉकिंग अबाउट मैरिजेस। हाँ, वो भी खराब हुई है इस वजह से। आपको बता रहा हूँ मैं, पाकिस्तानी माशरा पुरानी रवायतों पर यकीन रखने वाला एक फैमिली ओरिएंटेड माशरा ही है, लेकिन वक्त के साथ साथ काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं। जहाँ रिश्ते ढूंढने के लिए जदीद तरीक़े अपनाए जा रहे हैं, वहाँ ये शऊर भी बेदार हुआ है कि ख़ानदानी निज़ाम और जोड़ों के आपसी मसाइल पर खुलकर बात होनी चाहिए और इनका हल भी निकालना चाहिए। हमेशा से होनी चाहिए थी। डोंट ब्रश इट अंडर द कारपेट। जैसे जिसमें एक्चुअली हमने गुज़श्ता हफ्ते भी बात की थी, जिसपे कि एक एप्लीकेशन है दिल का रिश्ता, और जो धड़ाधड़ दिल जोड़ रही है, रिश्ते बना रही है, शादियां हो रही हैं भाई। हाँ जी, 12 लाख मेंबर्स हैं, 3000 शादियां हो चुकी हैं। अब ख़ानदानी मसाइल का हल निकालने के लिए भी ये काम कर रही है। किस तरह से काम कर रही है? दिल का रिश्ता टॉक के तहत आपको पता ही है, हम पिछले हफ्ते भी हमने बात की थी। आज हमारा मौजू है कंपैटिबिलिटी, और जिसको हमारी नानियां दादियां कहती थी ये क्या होती है कंपैटिबिलिटी, ये कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन ये होती है। अब देख लें कि नानियां दादियां कहती थी, लगे अब उस नहज पे हम पहुंच गए हैं जिस पे बात करना अब ज़रूरी पड़ गई है। तो जहां शादी करना एक बड़ा काम होता है, उसे कामयाबी से चलाना, रिश्ता निभाना भी उतना ही अहम है। और हालिया सालों में पाकिस्तान में तलाक़ों की शरह जो है वो बढ़ती जा रही है। ये बात अच्छी है या बुरी, इससे कता नज़र इस मौजू को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा दैट इज़ एग्जैक्टली what we are going to be doing today. Family and marriage counselor Mariam Suhail हमारे साथ हैं to give guidance on it. Mariam, thank you so much for joining us. Mariam हमारे साथ हैं। मरियम, सबसे पहले तो हमने वो नानियों दादियों वाली बात की है ना, वो अजम्पशन कि जब शादी हो जाएगी तो निभाना भी आ ही जाएगा, दैट इज़ नॉट वर्किंग आउट एनी मोर। हमने देखा है, क्योंकि बहुत सी शादियां जो हैं, अगर पिछले साल की आप देख लें, इफ़ दिस इज़ एनीथिंग टू गो बाय, 8 लाख डिवोर्सेस पिछले साल हुई हैं इन आवर कंट्री। तो क्या आप इसका रीज़न क्या समझती हैं? देखिए, एक तो हम चूँकि आज कंपैटिबिलिटी के ऊपर भी बात कर रहे हैं, तो एक ट्रेडिशनल तरीका भी रहा है कंपैटिबिलिटी गेज करने का, ठीक है, जो कि हम फैमिली से मिलते हैं, फैमिली को देखते हैं किस तरह के घर में रहते हैं, रहन सहन कैसा है, तो वो भी एक ट्रेडिशनल तरीका रहा है। क्योंकि वैसे आंख बंद करके तो कभी भी शादियां नहीं करते ना, मिलते हैं, देखते हैं, तो वो अपनी तरफ से कंपैटिबिलिटी ही गेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, सही। लेकिन वो जो कंपैटिबिलिटी है ना, जिसको हम आहंगी कहते हैं, जहनी हम आहंगी, वो लड़के और लड़की के दरमियान नहीं हो रही होती, दो फैमिलीज़ के दरमियान हो रही होती है। और मेरे ख्याल से वो भी बहुत बहुत अहम एक उसका पहलू है कि फैमिलीज़ आपस में कितनी कंपैटिबल हैं और लड़का लड़की आपस में उनकी जहनी हम आहंगी क्या है। तो पहले कभी इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती थी कि उनकी आपस में कितनी जहनी हम आहंगी है। और फिर जब शादी हो जाती थी तो फिर ये खुलती थी बातें कि अच्छा मेरे जोक्स भी उसको समझ नहीं आते, या मैं पूरी कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकती। बल्कि मरियम, इसका तो एक एग्जांपल ये हो सकता है कि खानदानों की शादियां होती हैं, कजन मैरिजेस होती हैं, उनमें भी कंपैटिबिलिटी कभी कभार नहीं होती, ऑल्दो द फैमिलीज आर द सेम। 100%। अब ये एक अजम्पशन है कि अगर फैमिलीज एक जैसी होंगी तो लड़का लड़की के भी आपस में ताल्लुकात सही रहेंगे। ये एक अजम्पशन है, इसका कोई इतना ज़्यादा रिसर्च इसको प्रूव नहीं करती कि जितने फैमिलीज़ जो हैं वो आपस में शादियां करती हैं उनके यहाँ तलाक़ें कम होती हैं, उनके यहाँ मसाइल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फैमिली डायनामिक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है जब आप आपस में शादी करते हैं। एक और बात मैं ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ कि अगर आप कंपैटिबिलिटी जानने लगें, मतलब शायद 100% आप किसी से भी ना मिल सकें और इसी तलाश में रहें कि मेरा राइट पार्टनर क्या होगा, और इसी तरह उम्र भी गुजर जाए और वो सारा कुछ हो जाए। आई डोंट मीन टू से कि शादी कोई उम्र होती है, लेकिन फिर भी आप मतलब 80 साल में तो आप क्या ही किसी से शादी करेंगे, अगर पहली करने लगे हैं तो दूसरी कर लेंगे शायद। सो वो कंपैटिबिलिटी के लिए 3, 4, 5 चीज़ें
क्या देखें? मतलब एक तो वो लेकिन मिशन ना बना लेना इसको कि बस ये 100% कोई पर्चा मैच करना है। मिशन इम्पॉसिबल हो जाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ कि ये ना सीवीज का मैच नहीं होता, कंपैटिबिलिटी, ठीक है, कि मेरी सीवी आपकी सीवी के साथ कितनी अच्छी मैच कर रही है। लोग कुंडलियां तो मिलाते हैं, आपको सीवी हो या कुंडली हो, तो पीपल यू नो गो टू द एक्सट्रीम लेंथ। वैसे किसी को मना करना हो ना तो इस्तिखारा नहीं ठीक आया। जी मरियम, कैरी ऑन। उसमें आप अपनी मैंने अगर शादी करनी है तो मेरे जहन में क्या 3-4 चीज़ें हैं कि मैंने अपने करियर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो जिस इंसान से मैं शादी करने जा रही हूँ क्या उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये कंपैटिबिलिटी यहाँ पे होगी, ठीक है। हो गया, अगर जी एक मेरा वर्ल्ड व्यू क्या है, ठीक है, कि मतलब मैं किन चीज़ों को ज़िंदगी में अहम समझती हूँ। मैं रिश्तों को अहम समझती हूँ, मैं पैसे को अहम समझती हूँ, मैं ग्रोथ को अहम समझती हूँ, और जो मेरा पार्टनर है क्या वो उसको मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिश्तों को अहम समझती हूँ और दूसरा बंदा जो है वो फाइनेंसेस और मनी इज वेयर दे आर प्लेसिंग ऑल देयर वैल्यू, तो फिर बहुत बड़ा क्लैश होगा, ठीक है। और ज़िंदगी गुजारने में हमें प्रैक्टिकल चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखना होता है, क्योंकि हमने तो डे टू डे देखना है, हमने पैसे कहाँ खर्च करने हैं, बच्चों को किस स्कूल में भेजना है, बच्चे होने हैं या नहीं होने हैं, कितने होने हैं। सो ये सारे सवालात अगर आपके दरमियान ये जहनी एक मैं ऐड कर दूं, आजकल के हालात में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी थोड़ी सी डिस्कस कर लें, क्योंकि अगर कोई बिल्कुल ही किसी और सियासी जमात का हरावल दस्ता खतीजा शाह टाइप होंगी तो वो किसी और आइडियोलॉजी वाले आदमी के साथ नहीं रह सकेंगी। प्लीज पहले इतने पॉइंटर्स हैं जिनको डिस्कस करना है, तो पॉलिटिक्स भी बीच में ये आ गई है, अब ये आ गई है, दिस इज मतलब ये आ गई है, अभी हकीकत है, मुझे बताया। ओके मरियम ये बताएं, आपने कहा है फैमिलीज तो डिस्कस कर लेती हैं, मिल लिया फैमिलीज ने भी, क्या हम उधर एज ए सोसाइटी पहुंच गए हैं जहां लड़का लड़की जो कि एक्चुअल कंसर्न्ड पीपल हैं, जिनकी शादी होनी है, जिंदगी गुजारनी है। अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकती हैं? मुझे क्वेश्चन अभी आया नहीं था। क्वेश्चन ये है कि लड़का लड़की क्या मिल सकते हैं अब, और गेटिंग टू नो ईच अदर बिफोर दे गेट मैरिड वाला माइंडसेट और एक्सेप्टेंस हमारे यहाँ आ गई है? जी आई थिंक बहुत हद तक आ गई है, इसलिए क्योंकि वो अगर पेरेंट्स को ना भी बताएं तो वो नंबर लेके आपस में मिल लेते हैं। तो आई थिंक उसकी एक्सेप्टेंस आई हो ना आई हो, उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस होती है, और वो कोई ना कोई तरीका आपस में निकाल लेते हैं मिलने का और बातचीत करने का। कोई 2 रेड फ्लैग बता दें प्लीज, 2 रेड फ्लैग जो अगर नजर आ जाए तो बिल्कुल शादी नहीं करनी चाहिए। 2-3 जल्दी से। एक तो अगर क्रिटिसिज्म, अगर क्रिटिकल आपको महसूस हो रहा है कि अगला इंसान जो है वो आपको आपके तौर तरीकों के ऊपर बहुत हार्शली जज कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है। और दूसरी एक बात बहुत अहम है, मैं जो कहना चाहूँगी कि आप ये सोच के कभी शादी ना करें कि ये शादी के बाद चेंज हो जाएगा, स्मोकिंग छोड़ देगा, सुबह जल्दी उठने लग जाएगी, जॉब छोड़ देगी, घर में बैठ जाएगी। ये कभी ना सोचें, जो आपको नजर आ रहा है 90% वैसा ही रहेगा, ये सोच के शादी करें कि ये फैमिली भी ऐसी रहेगी, ये इंसान भी ऐसा रहेगा। क्या मैं इसके साथ अगले 20 साल, 25 साल, 30 साल मरियम, वी आर गोइंग टू स्टॉप यू। ये आपने बहुत अहम बात की है, आपने इतनी अहम बात की है कि हम चाहते हैं इसी पे छोड़ दी जाए बात, और लोग इसको जरा अपने दिमागों में फिट कर लें, और आपसे हम दोबारा बात करेंगे मे बी नेक्स्ट वीक। अच्छा जी, थैंक यू मरियम, थैंक यू सो मच। अगर आप भी अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, कोई सवाल जहन में रखते हो, तो दिल का रिश्ता का फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें या talk@dilkarishta.com पर ईमेल करें। और हम इस सीरीज को जारी रखेंगे, सो वी गेट इनटू आपके सवालों के जवाब भी होंगे। अच्छा जी, दैट इज ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू फॉर योर ट्वीट्स बाय द वे। सो कीप योर ट्वीट्स कमिंग इन, और जिस बारे में आप बात करना चाहते हैं, कुछ टॉपिक्स हैं दैट यू हैव इन माइंड, दिल का रिश्ता टॉक पे भी आपने कोई सवाल भेजना हो तो आपने हमें आपको बता दिया, भेज सकते हैं। वो टॉक्स तो चलती रहेंगी। विल सी यू, बाय।